हम जिस देश में रहते हैं यहाँ पर बहुत सारे सुपरस्टिशियस मामले आए हैं और जिस पर हम भरोसा भी करते हैं। ऐसा ही कुछ सुपरस्टिशियस मामले को लेकर के हमारा ये पोएम दिया गया है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के द्वारा। तो आइए इस पे हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो पोएम का नाम है वो है डस्ट ऑफ स्नो, जिसके फेमस पोएट हैं रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, इनका नाम है। ये थोड़े हैंडसम से हैं और बहुत ही फेमस हैं, बहुत ही फेमस। ये जो है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट इनका नाम है। इनका जन्म मार्च 26 1874 ईस्वी में हुआ और इनकी देहांत हो गई है जनवरी 29 1963 में। ये एक रियलिस्टिक पोएट हैं। ये जो भी नेचुरल चीज को देखते हैं उसको रियली में अपने भाषा में उसको अच्छे से तब्दील कर देते हैं। तो ये जो हमारे पास पोयम दिया गया है डस्ट ऑफ स्नो, इसका सबसे मेन मुद्दा क्या है, तो आइए थोड़ा हम लोग इस पर विचार कर लेते हैं। तो इस पोयम में यूज किया गया है एक क्रो को और एक हेमलॉक ट्री को। तो दोनों के दोनों सौरो ओमेन फील कराते हैं, यानी क्रो को भी जब कभी हम लोग देखते हैं तो ऐसे अक्सर देखा जाता है कि लोग जब हमारे यहाँ डेथ करते हैं तो उनका जब पिंड दान किया जाता है या फिर उनके आत्मा की शांति के लिए हम लोग करते क्या है, तो कौवे को खाना खिलाते हैं। ऐसा हमारे यहाँ मान्यता है कि हम लोग कौवे को खाना खिलाएंगे, मतलब हमारे जो पूर्वज चले गए हैं उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, जो कि एक सुपरस्टिशियस है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो कौवे को भी हम लोग शोक का संदेश मानते हैं कि शोक का संदेश है देता है ये। उसी तरह से एक हेमलॉक ट्री है जो कि पॉइजनस ट्री है, वो भी किसी के लिए सही नहीं होता है। तो उसी चीज को यहाँ पर यूज किया गया है हमारे पोएट के द्वारा। तो इसमें पोएट का कहना है द वे अ क्रो shook डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो इसमें पोएट का कहना है कि कौवा अपने रास्ते से आता है और हेमलॉक ट्री पे बैठ जाता है, जैसा कि आप फिगर में भी देख सकते हैं। कौवा बैठता है और वहीं जस्ट नीचे हमारे पोएट महोदय भी बैठे होते हैं, पोएट बैठे हुए रहते हैं। तो पोएट का कहना है कि कौवा आता है और जैसे ही हेमलॉक ट्री पर बैठता है तो हेमलॉक ट्री का जो ब्रांच है, शाखा जो है वो थोड़ा हिलता है और उसके ऊपर जो डस्ट ऑफ स्नो दैट इज की छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे कण जो होते हैं बर्फ के जो जमे होते हैं उसके ऊपर, वो थोड़ा सा हिलकर मेरे ऊपर गिर जाता है। नेक्स्ट स्टेंजा में इन्होंने ये बताया है has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। इसका कहने का मतलब ये है, देखिए यहाँ पोएट बैठे हुए हैं, स्नो इनके ऊपर गिर गया है, तो स्नो डस्ट ऑफ स्नो जब इनके ऊपर गिरता है तो कहते हैं हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, यानी ये हमारे हृदय को बिल्कुल बदल देता है, जिससे हमारा जो मानसिकता है वो बदल गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, यानी कि वो दिन जो मेरा कुछ बच गया था, जिसे मैं अपना जो है पछतावे में अपने दिन को मैं बिता रहा था, उस दिन में से थोड़ा समय मेरा बच गया। इसका यदि हम सारांश देखें तो इसमें यह है कि पोएट क्या है, पूरा दिन जो है उदास रहता है, किसी विषय में बातचीत करता है और किसी विषय में हमेशा चिंतन गहन कर रहा होता है। तभी ये हेमलॉक ट्री के पास जाता है, वो उसके नीचे बैठा होता है, एक कौवा आता है और जैसे ही उस हेमलॉक ट्री के ब्रांच पे बैठता है, शाखा पर बैठता है, तो वहां से डस्ट ऑफ स्नो जो है कि गिर जाता है हमारे पोएट के ऊपर और पोएट उससे थोड़ा सा आनंदित हो जाते हैं। बर्फ जैसे ही उनके ऊपर गिरता है, उनका मूड जो था सौरव फील कर रहा था वो एकाएक चेंज हो जाता है और वो इंजॉयबल हो जाता है उनके लिए वो मोमेंट, जिससे बाकी का जो समय था वो दुख में बीतने से, सौरव में बीतने से बच जाता है, वो थोड़ा सा आनंदित हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसका कहने का मतलब बहुत ही अच्छा है, हमारे पोएट जो है एक अच्छा संदेश देना चाहते हैं कि सुपरस्टिशियस के तौर पर जो हमारे पास हेमलॉक ट्री और क्रो का जो यूज किया जाता है वो भी इतना शोक संदेश देने वाले हैं, लेकिन फिर भी ये सभी के लिए ऐसा नहीं हो सकता है। ये हमें कुछ अच्छे मतलब समय को भी दिखा सकते हैं, जैसे पोएट का मूड चेंज हो गया है, तो दोनों क्या सौरव ओमेन है, शुभ संकेत नहीं देते हैं, दुख वाले ही संकेत को प्रकट करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पोएट का दिन क्या हो जाता है, बदल जाता है, वो खुश हो जाते हैं।
इनके आने से। जैसे और भी कुछ अवधारणाएं हमारे देश में हैं कि रास्ते से जब हम गुजरते हैं, कोई काली बिल्ली आती है हमारे रास्ते में, तो बोलते हैं लोग कि रास्ता काट दिया गया है, अब काम नहीं बनेगा। बट कभी भी ऐसा नहीं होता है। हमारे साथ ही कुछ ऐसा हुआ है, हम फील किए हैं कि जब भी बिल्ली क्रॉस करती है तो हमारा ऐसा नहीं कि कोई काम बनता नहीं है। हाँ, नहीं बनना होगा तो वैसे भी बिल्ली नहीं काटेगी तो भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये सुपरस्टिशियस के मामले के बारे में हमारे पोएट महोदय ने बहुत ही बखूबी अच्छे से समझाया है कि हमें ऐसे चीज़ों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे यहाँ पर कौवा और हेमलॉक ट्री दोनों के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसमें, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक्सट्रैक्ट पे आते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारा है, सबसे पहले एक्सट्रैक्ट से लेते हैं हम लोग। तो एक्सट्रैक्ट में दिया गया है द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, यानी कि हेमलॉक ट्री से एक कौवा क्या करता है, मेरे ऊपर जो है डस्ट ऑफ स्नो यानी कि बर्फ के छोटे टुकड़े को गिराता है, जिससे मेरा मन खुश हो जाता है। तो इस एक्सट्रैक्ट से अराइज होने वाले जो क्वेश्चन है, वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, यानी कि ये लाइन जो ये मुखड़ा लिया गया है, ये जो स्टैंजा लिया गया है, ये किस पोएम से लिया गया है। तो जाहिर सी बात है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं डस्ट ऑफ स्नो, तो डस्ट ऑफ स्नो से लिया गया है। और हु हैज रिटन दीज लाइन्स, इन मुखड़ों को, इन पंक्तियों को किसने लिखा है, तो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। आपके बुक में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इसलिए यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। और अक्सर ये क्वेश्चन आता है, जैसे एक्सट्रैक्ट आया, तो याद रखना आप हमेशा जो है पोयम और फिर उसके पोएट, फिर कोई भी लिटरेचर स्टोरी होता है तो वो स्टोरी, और फिर उनके ऑथर जो राइटर होते हैं, ये नाम हमेशा याद रखिएगा आप, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु शूक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो और व्हाट वाज डन बाय अ क्रो। ये दोनों क्वेश्चंस का मतलब एक ही है। बोला जाए तो ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर एक दूसरे के लिए कंप्लीमेंट्री है। जैसे हु शूक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो को किसने गिराया, किसके द्वारा गिराया गया। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट वाज डन बाय अ क्रो, यानी दोनों क्वेश्चन एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री आंसर देता है। यानी कि डस्ट ऑफ स्नो किसने गिराया, तो भाई एक कौवे ने गिराया। और फिर कहता है कि कौवे ने क्या किया, तो कौवा ने डस्ट ऑफ स्नो को क्या किया, शुक डाउन किया, गिरा दिया। तो ये अक्रो शुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो कहाँ था, तो हेमलॉक ट्री के ऊपर था। तो द डस्ट ऑफ स्नो वाज ऑन हेमलॉक ट्री। ठीक है, यानी हेमलॉक ट्री के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो था, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स जो थे स्नो के, बर्फ के, वो हेमलॉक ट्री के ऊपर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री क्या होता है। ठीक है, हेमलॉक ट्री क्या होता है, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट। तो हेमलॉक ट्री के बारे में हम आपको बताते हैं। हेमलॉक ट्री जो होता है ये स्पाइनी लिप्स वाला होता है, उसके टिप पे क्या होते हैं, नुकीले निकले हुए रहते हैं, और जो ये जो होता है छोटे छोटे वाइट वाइट फ्लावर्स इस पे लगे हुए होते हैं, और इसके ऊपर बर्फ जमा हुआ था, और ये पॉइजनस होता है। और पॉइजनस होता है इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सोरो ओमेन कहते हैं, यानी शोक संदेश कहते हैं, शोक संदेश देने वाला होता है। ठीक है, तो ये कहता है हेमलॉक इज अ पॉइजनस प्लांट, हेमलॉक ट्री जो है एक पॉइजनस ट्री है, यानी पॉइजनस प्लांट है जो कि सोरो ओमेन देता है। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट जो एक्सट्रैक्ट है हमारा सेकेंड स्टैंजा है इसी पोएम का, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड, यानी कि जैसे ही जो है बर्फ का टुकड़ा मेरे ऊपर गिरता है तो मेरा मस्तिष्क, मेरी मानसिकता एकदम से बदल जाती है, और जो सारा दिन मैंने दुख में बिताया है, जो पश्चाताप में, पछतावे में मैंने बिताया है, उसमें से कुछ समय मेरा बच गया। यानी कि जब उसके ऊपर, पोएट के ऊपर जब डस्ट ऑफ स्नो यानी कि स्नो के छोटे टुकड़े यानी टीनी पार्टिकल्स जब गिरते हैं तो ये आनंदित हो जाता है, पहले से पछतावे में होता है, बट जैसे ही उसके ऊपर गिरता है डस्ट ऑफ स्नो, ये इसका मन जो है आनंदित हो जाता है, इसका दिन हंसी खुशी के साथ बीतता है। इसीलिए ये पोएट कहता है कि डस्ट ऑफ स्नो जब मेरे ऊपर आता है तो फिर क्या होता है, मेरा दिन वहां से जो है, जो दुख भरा था, वो उस कंडीशन से बाहर निकलता है और बच जाता है हमारा दिन। ठीक है, तो अब इससे अराइज होने वाले जो क्वेश्चन है, सबसे पहला व्हाट हैड गिवन द पोएट अ चेंज ऑफ मूड, यानी पोएट के मूड को चेंज किसने कर दिया,
तो द फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोस्ट मेड अ चेंज इन हिज मूड, यानी कि ये कहता है कि जो डस्ट ऑफ स्नो जो गिरता है, ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो जो हमारे पोएट के ऊपर गिरता है, तो उसका पहले से जो बना हुआ मूड था, यानी पोस्ट मेड, यानी पहले से जो मूड था उसको क्या करता है, चेंज इन हिज मूड। तो वो क्या होता है, उसका जो मानसिकता है, उसका जो मूड है, वो सोच जो है वो बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द पोएट थिंक ऑफ दैट डे, उस दिन के बारे में पोएट क्या सोचता है। तो कहता है ही हैड पिटिड दैट डे, वो थोड़ा सा क्या था, तो चिंतित था, यानी कि सॉरोफुल डे था उसके लिए। बट द फॉल ऑफ स्नो डस्ट चेंज हिज पिटिंग मूड, यानी उसका जो पिटिंग, पिटिंग कहने का मतलब सेड, शेड कहने का मतलब उदास, ठीक है, तो उसका पूरा दिन उदास भरा था। लेकिन जैसे ही जो स्नो डस्ट जो है उसके ऊपर फॉल होता है, गिरता है, तो उसका मूड क्या होता है, चेंज हो जाता है, वो दुख भरा जो उसका समय होता है वो निकल जाता है, वो अब आनंदित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट हैपेंड टू द पोएट्स रियूनिंग अबाउट द डे, ठीक है, तो आखिर जो उसका रियूनिंग जो डे था उसके विषय में क्या है। तो उसके विषय में देखिए क्या कहता है, ही स्टॉप्ड रियूनिंग द डे, रियूनिंग द डे एंड सेव्ड इट फ्रॉम गोइंग ओर्स, यानी कि जो डस्ट ऑफ स्नो जब पोएट के ऊपर गिरता है तो उसका जो रियूनिंग डे था, यानी जो पछतावे वाला जो समय था वो खत्म हो जाता है, एंड सेव्ड इट फ्रॉम गोइंग ओर्स, और फिर जो है ये और खराब होने से पोएट के समय को बचा देता है। क्रो और हेमलॉक ट्री, क्रो नहीं आता तो हेमलॉक ट्री का जो ब्रांच था वो शुक डाउन नहीं होता है, हिलता नहीं, तो डस्ट ऑफ स्नो फॉल नहीं होता हमारे पोएट के ऊपर, और जब पोएट के ऊपर नहीं फॉल होता तो इसका मन आनंदित नहीं होता, इसका मस्तिष्क में जो मानसिकता था वो बदलता नहीं, और दिन भर पूरा समय इसका बीत जाता पछतावे में, ठीक है। तो आइए अब आगे हम लोग चलते हैं। अब जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे हम लोग आते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो क्या है। व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड, यानी पोएट किसके विषय में कहता है कि उसका मस्तिष्क चेंज हो जाता है, उसका मानसिकता सोच बदल जाता है। हु हैज द पोएट्स मूड चेंज, और किसने पोएट के मूड को चेंज किया है। ये तीन क्वेश्चंस एक साथ हैं हमारे पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट के तौर पे। तो डस्ट ऑफ स्नो, यानी मैंने आपको बताया डस्ट मीन्स क्या होता है, टीनी पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, और स्नो की बात की जा रही है यानी बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े। तो देखिए आंसर कहता है डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है टीनी particles of snow that settle like dust on the hemlock tree under which the poet is sitting, यानी डस्ट ऑफ स्नो जो है वो टीनी पार्टिकल्स है, छोटे छोटे क्या हैं, टुकड़े हैं, किसके, तो स्नो के हैं, जो सेटल्ड हैं, जो एक साथ जमे हुए हैं, कहां पर, तो हेमलॉक ट्री के ब्रांच के ऊपर, ठीक है, डस्ट की तरह पड़े हुए हैं, अंडर विच, जिसके नीचे हमारे पोएट क्या हैं, बैठे हुए हैं, ठीक है। A crow sitting on the hemlock tree shakes off the tree and the thing and the teeny snow particles falls on the poet that changes his mood, यानी कि एक कौवा आता है जो हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा हुआ होता है, वो हेमलॉक ट्री को हिलाता है थोड़ा, जिसके कारण से जो उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो थे वो क्या होता है, तो पोएट के ऊपर गिर जाता है, जिससे हमारे पोएट का जो मूड है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, मूड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ना, ठीक है। अब क्या है, नाउ द पोएट शेक्स ऑफ हिज सैड थ्रू आउट एंड इज फिल्ड विथ हैप्पीनेस फॉर रेस्ट ऑफ द डे। अब जो जैसे ही जो है कि डस्ट ऑफ स्नो पोएट के ऊपर गिरता है, तो पोएट का जो होता है वो सैड वाला जो टाइमिंग था वो पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, और उसका दिन जो होता है वो हैप्पीनेस के साथ बीतता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दो, क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डू यू थिंक द पोएट वाज, पोएट कहां पे था, व्हाट हैपेंड टू हिम, और उसके साथ क्या हुआ। तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा पोएट कहां बैठे थे, तो हेमलॉक ट्री के नीचे। तो द पोएट वाज सिटिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री ऑन व्हिच अ क्रो वाज सिटिंग,
यानी कि पोएट एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए थे जिसके ऊपर एक कौवा था, यानी हेमलॉक ट्री जिसके ऊपर एक कौवा था उसी पेड़ के नीचे जो है हमारे पोएट बैठे हुए थे। और शुक ब्रांचेस कवर्ड विथ स्नो पार्टिकल्स, यानी कि अब क्या है, ब्रांच जो हमारे पास है हेमलॉक ट्री का जो पूरा स्नो पार्टिकल से ढका हुआ है वो हिलता है, तो हिलने से क्या होता है, सम डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट। अब जैसे ड्यू टू सुकिंग डाउन ऑफ ब्रांचेस, यानी कि ब्रांचेस के हिलने की वजह से कुछ बर्फ के टुकड़े जो हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे पोएट के ऊपर गिर जाते हैं। दिस चेंजेस द पोएट्स मूड फॉर द बेटर। अब क्या है, जब स्नो गिर जाते हैं पोएट के ऊपर तो इसके वजह से पोएट जो है थोड़ा सा क्या होता है, आनंदित हो जाता है और उसका मूड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है और अच्छा समय बीतना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, what happened when the dust of snow fell on the poet, what mood was the poet in before it। अब इसमें देखिए क्या कहता है कि पोएट के ऊपर जब डस्ट ऑफ स्नो गिरता है तो क्या होता है, what mood was the poet in before it, और पोएट का जो मूड था इसके पहले कैसा था। तो कहता है when the dust of snow fell on the poet his mood moved to happiness, यानी जैसे ही पोएट के ऊपर जब स्नो का डस्टिंग होना शुरू होता है, यानी डस्ट जो है स्नो का वो गिरना शुरू होता है, गिरता है, तो इनका जो मूड है वो हैप्पीनेस की तरफ मूव कर जाता है, वो हैप्पीनेस हो जाते हैं। बिफोर इट, इसके पहले, ही वॉज इन अ सैड मूड, वो दुखी वाले समय में होते हैं, उनका मानसिकता दुख भरा होता है। बट द फॉलिंग ऑफ स्नो पार्टिकल्स चेंजेस इनटू अ जॉयफुल मूड, लेकिन जो बर्फ का जो गिरना होता है उससे उनका मन आनंदित हो जाता है, उनकी मानसिकता बदल जाती है। तो अब हम लोग आगे आते हैं, क्वेश्चन हमारा है, व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट, व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर, मतलब कि हेमलॉक ट्री और क्रो का मीनिंग क्या है इस पोएम में, और जो क्रो डस्ट ऑफ स्नो को, यानी कि स्नो के जो टिनी पार्टिकल्स है उसको जो फॉलिंग करते हैं उसका मतलब क्या है। तो आइए देखते हैं, जैसे क्रो एंड हेमलॉक ट्री, क्रो एंड हेमलॉक ट्री जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, सॉरो एंड इविल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हेमलॉक इज अ पॉइजनस प्लांट, जैसे स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था पोएम को इनिशिएट करने के टाइम में ही आपको कि हेमलॉक ट्री जो है वो एक पॉइजनस प्लांट है, ठीक है। सो इट इज एसोसिएटेड विथ सॉरो एंड डिप्रेशन, इसलिए यहाँ पर हेमलॉक को इस्तेमाल किया गया, हेमलॉक ट्री का नाम आया है सॉरो को दिखाने के लिए और डिप्रेशन को दिखाने के लिए, क्योंकि पोएट जो थे वो क्या था, डिप्रेशन में था। द क्रो इज ऑल्सो अ बर्ड ऑफ इल ओमेन, ये इल ओमेन देखा जाए तो इल ओमेन मतलब शुभ संकेत वाला नहीं, शोक संदेश देने वाला ये पक्षी है, इसलिए ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इविल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बट इन द पोयम, लेकिन इस पोयम में, दे ब्रिंग हैप्पीनेस इन द पोएट्स लाइफ एट दिस मोमेंट, यानी उस समय जब बारिश होती है, डस्टिंग होता है स्नो का, उस समय ये दोनों, ये जो हमारे पास हेमलॉक और ये क्रो, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, हैप्पीनेस रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जॉयबल लाइफ बना देते हैं हमारे पोएम, हमारे पोएट साहब का। द डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट्स जॉय दैट नेचर शॉवर्स अपॉन अस, यानी कि डस्ट ऑफ स्नो का मीनिंग यहाँ पर उस खुशी के बारे में है जो हमारे ऊपर, हमारा प्रकृति हमारे ऊपर बरसाता है। इट हैज चेंज द पोएट्स मूड, और यही डस्ट ऑफ स्नो का जो फॉलिंग होता है, शोकिंग ऑफ जो होता है, इसी से हमारे पोएट का क्या होता है, दिन पूरा बदल जाता है, उनका मानसिकता बदल जाता है, वो थोड़ा हैप्पीनेस हो जाते हैं, जो दिन भर वो पछतावे में अपने जीवन को बिता रहे होते, पूरा दिन व्यतीत करना होता है उनका, तो उसमें वो क्या करते हैं कि अपने मूड को बदल लेते हैं, उनका मानसिकता चेंज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाउ डज द पोएट प्रेजेंट नेचर इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि डस्ट ऑफ स्नो का जो नेचर है वो किस बात को रिप्रेजेंट करता है हमारे पोएट को। तो फिर से इस क्वेश्चन को एक बार हम लोग रिपीट करते हैं, हाउ डज द पोएट प्रेजेंट नेचर इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, यानी डस्ट ऑफ स्नो की क्या कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे यहाँ पर पोएट महोदय। तो आइए देखते हैं, पोएट फ्रॉस्ट, जो हमारे पास फ्रॉस्ट महोदय हैं, यानी कि रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट जो हैं पोएट,
believes that every aspects of nature is beautiful and brings joy that does not idealize nature। कहता है हमारे इस नेचर में जितने भी दृष्टि हैं, यानी कि हर एक दृष्टिकोण से हमारा जो नेचर है वो सुंदर चीज को दिखाता है, यानी सौंदर्य अपना दिखाता है, जिससे हम आनंदित होते हैं, हमारा जॉय आ जाता है हमारे अंदर। दैट डज नॉट आइडियलाइज नेचर, जो कि एक आइडियलाइज नेचर नहीं हो सकता है, ठीक है। क्रो रियली मेंशन्ड इन अ पोयम, तो मेंशन्ड, क्रो रेयरली मेंशन्ड इन अ पोयम, यानी क्रो जो होता है, कौवा जो होता है, उसको शायद ही किसी पोयम में यूज किया जाता है, लेकिन हमारे पोएट महोदय क्रो को भी यूज किए हैं इसमें। सिमिलरली इसी तरह से हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस, हेमलॉक ट्री भी क्या है, एक पॉइजनस ट्री है एंड अगली ट्री है। इसको भी लोग जो पोएट लोग जो हैं वो अपने पोएम में इस्तेमाल नहीं करते हैं, बट द पोएट मेंशंस देम एज एन ओमेन ऑफ जॉय। लेकिन दोनों को, क्रो एंड हेमलॉक ट्री, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में ही हम लोग देखे थे कि प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि क्रो और हेमलॉक ट्री क्या रिप्रेजेंट करता है, तो सौरव ओमेन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, हमारे जो पोएट महोदय हैं वो क्या किए हैं, तो क्रो और हेमलॉक ट्री, क्रो एंड हेमलॉक ट्री, इन दोनों को एक मतलब क्या बोला जाए तो ओमेन ऑफ जॉय, यानी कि खुशी का प्रतीक माना है यहाँ पर इन्होंने, क्योंकि मूड जो पहले से था हमारे पोएट का वो क्या था, तो सॉरोफुल था, यानी कि सैडनेस थी उनके पास। बट जैसे ही हेमलॉक ट्री से जो क्रो है वो डस्टिंग करता है स्नो को, तो इनका मूड क्या होता है, बदल जाता है, ये आनंदित हो जाते हैं, जॉयफुल इनका मूड हो जाता है, इसलिए ओमेन ऑफ जॉय इन्होंने इस्तेमाल किया यहाँ पर। द डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट्स जॉय दैट नेचर शॉवर्स अपॉन अस। और डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या है, तो ये भी एक आनंदित पल है जब क्या है कि हमारा जो प्रकृति है वो हमारे ऊपर जब क्या करता है, स्नो का बारिश करता है, ठीक है। बर्फबारी जब होती है, यानी स्नो जो है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी जो होती है, तो उस ह्यूमिडिटी से ही जो है वो कंडेंस होते हैं और स्नो के फॉर्म में आ जाते हैं, तो वो हमारे ऊपर शॉवर्ड होता है। तो ये भी क्या है, हमारे प्रकृति का एक सौंदर्य है जो दिखाया गया है। चलिए नेक्स्ट, अब जो है कि यहीं तक था हमारा सफर इस चैप्टर में, तो फिर अगले चैप्टर के साथ हम फिर से आप सभी के सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।